नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। जब लगा कि पठानकोट में आतंकियों की साजिश नाकाम कर दी गई है, तभी एयरबेस में 2 आतंकियों के मिलने की खबर आई। एयरफोर्स बेस में आज फिर से फायरिंग शुरू हुई। दोपहर करीब 1:15 बजे धमाके की आवाजें आने लगी। मुठभेड़ में सेना के अफसर तक जख्मी हो गए। अब से कुछ देर पहले एक और आतंकी को मार गिराया गया है, लेकिन दूसरे आतंकी के साथ वहां पर एनकाउंटर जारी है। यानी आतंकी हमले के करीब 37 घंटे के बाद भी आतंकियों को खत्म नहीं किया जा सका है, जबकि तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास थे। हालांकि कल रिपोर्ट्स में ये बात तक आ गई थी कि एयर सर्विलांस के जरिए आतंकियों की घुसपैठ को भी देख लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद 37 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक एनकाउंटर के खत्म होने की बात नहीं आई। जबकि दोपहर तक ही ये जानकारी थी कि एनकाउंटर खत्म होने की ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये सूरत पलटती हुई दिखाई दी और 2 आतंकियों के होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एक बार फिर से ये ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। मुठभेड़ में सेना के एक अफसर के भी जख्मी होने की खबर है। इसके साथ ही आज एक आईईडी को डिफ्यूज करते हुए एनएसजी के एक कमांडो की भी मौत हुई। इस बीच गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है आतंकियों की घुसपैठ को लेकर। पठानकोट में किस तरह से आतंकियों की घुसपैठ हुई, इस पर बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन सवाल यहां पर कई है कि अब तक इस एनकाउंटर के खत्म होने की बात कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि दोपहर तक ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 2 और आतंकियों के वहां पर होने की खबर आई, जबकि 4 आतंकियों को कल ही मार गिराया जा चुका था। और सबसे पहले जो शुरुआती इंफॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक ये बात सामने आ रही थी कि 6 से 7 आतंकियों ने वहां पर घुसपैठ की है, लेकिन कल ये कहा जा रहा था कि लगभग ये ऑपरेशन अब खत्म हो जाएगा, दोपहर तक अनाउंस भी किया जाएगा। लेकिन दोपहर बाद ये खबर फिर से आई कि एनकाउंटर दोबारा शुरू किया जा रहा है, क्योंकि 2 और आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं, जिनमें से एक को मार गिराया गया है और दूसरे को भी जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किए जाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मसले पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवेल नरसिम्हा राव हमारे साथ मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगी। ये सारे फैक्ट्स जो हमने अभी सामने रखे, आज दोपहर उम्मीद ये की जा रही थी कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, मीडिया को भी ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन फिर खबर आती है कि एनकाउंटर शुरू हो गया। ये असमंजस की स्थिति जो कल से लेकर अब तक बनी हुई है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जो इस प्रकार के एयर बेस पे हमला होता है उसमें कम से कम 6 से 8 नहीं तो 10 का अटैक पैटर्न हमने देखा है मेहरान एयरबेस पे, कराची एयरबेस पे। मैं कल ही कह रहा था कि ये कहना कि 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और 4 बॉडीज मिल गई हैं और ऑपरेशन खत्म है, प्रीमेच्योर और गलत होगा। और हमें खुशी है कि वहां से फौज हटाई नहीं गई और वो वहां पे रही। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, कुछ आपके ऑडियो में हमें दिक्कत आ रही है, उसे हम सुधारने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त रुक करना चाहूंगी जीवेल नरसिम्हा राव साहब का, लेकिन इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुखबीर बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले को लेकर। Immediately we'll see sensitive areas. Let's see that taken, then we'll take it up. Thank you. तो मीडिया यहाँ पर उनसे सवाल पूछते हुए कि इस ऑपरेशन को लेकर अब तक क्या कुछ ऑफिशियल जानकारी वो साझा कर सकते हैं। नरसिम्हा राव साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि कल भी एक बार बधाइयों के दौर शुरू हो गए थे जब ये कहा जा रहा था कि जवानों ने इस ऑपरेशन को बखूबी निभाया है और लगभग खत्म होने वाला है और इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन फिर आज दोपहर खबर ये आई कि 2 और आतंकी एनकाउंटर फिर शुरू हो गया है। क्यों ये जल्दबाजी कल की गई जिसमें यह कहा गया कि ऑपरेशन खत्म होने की इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द साझा की जाएगी, लेकिन फिर आज दोपहर खबर ये आई कि 2 और ये फोन दे दें मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो के द्वारा किया जाता है। और सुरक्षा बल जिस बहादुरी के साथ पूरे कल कम्बैट किए थे और जिस प्रकार के सक्सेस उन्होंने कल उनको मिला, टेररिस्ट अपने लाखों कोशिश के बावजूद किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए वहां एसेट्स पर, किसी प्रकार की जो एयरफोर्स की एसेट्स पर अटैक करने की जो कोशिशें थी वो सारे नाकाम साबित हुए। तो मेरा अपील यह है सभी मीडिया से, केवल आपके चैनल से नहीं, जब ये ऑपरेशन और कुछ समय तक के चलने वाला है, इस पे किसी प्रकार की आंकलन करना सुरक्षा बलों के ऊपर और उनकी कामयाबी पर और उनकी
काम पर किसी प्रकार का टिप्पणी करना, मैं समझता हूं उनके मनोबल पर गहरा असर हो सकता है। तो मेरा ये अपील है, इस तरह का डिस्कशन हम कुछ समय के बाद करें, कम से कम एक दिन का इंतजार करें, क्योंकि ये जो सारे जो एक्टिविटी है, ऑपरेशंस ग्राउंड लेवल पर है, वो सरकार सीधे तौर पर सरकार नहीं करती है। सरकार ओवरऑल गाइडेंस, डायरेक्शंस, ओवरऑल पॉलिसी तय करती है। ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस केवल सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं, तो इसलिए उन पर किसी प्रकार की जजमेंट हमें पास करना नहीं चाहिए। इस समय हमें उनकी बहादुरी पर हमें गर्व होना चाहिए। जो बातें आप कह रहे हैं सब बात सही है, लेकिन ये तमाम सवाल इस रेफरेंस के साथ हम खड़े कर रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री ने भी कल एक ट्वीट किया, उसके बाद उस ट्वीट को वापस भी लिया गया, और जिस तरह का माहौल कल से बन रहा था, ये लग रहा था कि ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। साथ ही ये बात भी सामने आ रही थी कि एयर सर्विलांस में ये बात जाहिर हो चुकी थी कि आतंकियों की घुसपैठ को नोटिस भी किया गया था, उसके बावजूद हमने अपने 11 जवानों को खोया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है। आपके पास मैं लौटती हूँ। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ पठानकोट से जुड़ गए और जानकारी के साथ। सत्येंद्र, अभी इस ऑपरेशन को लेकर क्या ताजा जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी जो है सेना के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तरफ से फाइनल असॉल्ट किया गया था, और मैं बताना चाहूँगा कि जो तकरीबन 1.5 घंटे तक पहले जो है गन शॉट्स थे, उसके बाद ग्रेनेड शॉट्स का इस्तेमाल हुआ है और फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक आतंकी और मारा गया है, यानी कि 4 कल और 1 आज का मिलाकर 5 आतंकियों को जो है हमारे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन संख्या को लेकर जो है शुरू से ही, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है। कोई 4 बता रहा था, फिर 5, 6, अब जो है ये कहा जा रहा है कि 6 आतंकी जो है ये दाखिल हुए थे इसमें, जिनमें से 5 को मार गिराया गया है। और कहीं ना कहीं अभी पिछले 10 से 15 मिनट मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रेनेड शॉट्स थे या गन शॉट्स थे वो बंद हुए हैं, लेकिन सुबह से ही जो हम देख रहे हैं उसमें एक घंटे के लिए, आध घंटे के लिए फायरिंग बंद हो जाती है, फिर सडनली शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन है वो फिलहाल चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि जो अभी जो असॉल्ट हुआ था वो फाइनल असॉल्ट था और जो है दोनों आतंकियों को जो है घेर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई बार फायरिंग की आवाज़ लगातार यहाँ पर सुनाई दी गई है। तो कुल मिलाकर माहौल फिलहाल भी तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ जो के त्यों किया हुआ है, बल्कि आज जो है जो सेना की तादाद काफ़ी बढ़ाई गई है। और जिन अगर इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के जो घर हैं उनमें भी जो है सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है, सब लोगों से पूछताछ की है, लोगों को हिदायत दी है कि घरों से बाहर ना निकलें। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला फिलहाल संवेदनशील बना हुआ है। बिल्कुल सत्येंद्र, लौटते हैं आपके पास। जीडी बख्शी सर, आपसे मेरा सवाल ये कि हमारे पास जितने भी इनपुट्स थे, जनरल इनपुट्स के साथ साथ खबरें कल तक ये भी चल रही थी कि स्पेसिफिक इनपुट भी एरियल सर्विलांस के थे, उसके बावजूद ये जो ऑपरेशन अभी जिस तस्वीर के साथ सामने आ रहा है, यहां से आप किस स्थिति में इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगा अपने शहीदों को, जिनकी बहादुरी से इस एयरबेस के अटैक में हमारे सारे जहाज, मिग जहाज और हमारे अटैक हेलीकॉप्टर और दूसरे हेलीकॉप्टर उन्होंने सुरक्षित रखे हैं। अगर इनको नुकसान होता तो हमें करोड़ों रुपए का नुकसान अभी तक हो गया होता और हमारी रक्षा क्षमता में बड़ी भारी चोट पहुंचती। तो सबसे पहले तो आप अपने देश के सिपाहियों को सलाम करिए जिन्होंने आपके जहाज बचा लिए हैं। पाकिस्तान के मेहरान में जब अटैक हुआ था तो उनका निमरॉड और उनका जो वो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उड़ गए थे वहाँ पे, ये हमारे जवानों ने नहीं होने दिया। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इस टाइप के ऑपरेशन मैं बहुत चला चुका हूँ जम्मू कश्मीर में। ये इतने क्लियर कट नहीं होते कि आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के उनके ऊपर टिप्पणी करते जाएं और हमारे जवानों को गालियां दें। वो जो हमारे कमांडर हैं ग्राउंड पे, वो जान रहे हैं, उनको पूरा इल्म है कैसा क्या हो रहा है। मेरा सिर्फ कहना यह है, वहाँ 2-3 किस्म के हमारे ग्रुप, एनएसजी भी पहुँच गई है, होम मिनिस्ट्री की साइड से हमारी सेना के ग्रुप्स वहाँ पे हैं। ऐसे ही हालातों में नॉर्मल एक जो सीनियर मोस्ट सेना का कमांडर है उसको चार्ज दिया जाता है। ये लड़ाई दिल्ली से नहीं लड़ी जाती, वहाँ ऑन ग्राउंड लड़ी जाती है। तो ये जो है, हमको कल भी अंदेशा था कि एयर बेस के ऊपर अगर हमला होता है तो 6 से 8 बंदे कम से कम इस्तेमाल होंगे। 4 का ग्रुप तो आपके एसपी साहब ने देखा था, खुद उसकी रिपोर्ट दी थी और वो एक दूसरे ग्रुप से रेडियो पे बात कर रहे थे। तो कल भी अंदेशा था साहब कि
दूसरा भी ग्रुप इस अटैक में शामिल हो सकता है। जब हमको लाशें कल मिल गई तो उस वक्त कोई ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है, वो वहां पे सर्च कर रहे थे कि कहीं और तो नहीं है। और इस सर्च में जो दुश्मन है या तो अपनी जान बचाने के लिए छुपने की पूरी कोशिश करेगा, या फिर अगर वो बहुत मोटिवेटेड है तो वो कोशिश करेगा कि वो किसी तरह फायर खोले हमारे जहाज़ों के ऊपर। तो इसीलिए दोबारा वहाँ पे जो है फायरिंग शुरू हुई है। ऑपरेशन किसने कॉल ऑफ किया? कोई ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे। और कई बारी वहाँ पे पंजाब में सरकंडा बहुत होता है। अब प्लीज समझिए कि अगर सरकंडे में टेररिस्ट घुस जाए तो 100 आदमी भी घुस जाए तो आपको निकालना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब वो जो ट्रैक आपने देखा बुलडोजर जा रहा है, जहां तक मुझे लगता है जो साथ के सरकंडे को काट कर, अगर मैं वहां होता तो मैं सीधे आग लगा नहीं, बिल्कुल ये बड़ी चुनौती है। और ऑपरेशन के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं वो इसीलिए उठ रहे हैं कि कल शाम से जिस तरह से खबरों का दौर चल रहा था, जिस तरह से ये बातें कही जा रही थी, उस पर ही ये पॉइंट उठ रहा था कि आखिर ऑपरेशन को लेकर इतनी जल्दबाजी में बयान क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों इसके ऑफिशियली खत्म होने के अनाउंसमेंट का इंतजार नहीं किया जा रहा। सवाल यही था। मीम अफजल साहब, देखिए एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह के, सर मैं आती हूँ आपके पास। मीनाक्षी, क्या मैं 1 मिनट आ सकता हूँ? जी सर बोलिए। बताइए। देखिए, अमूमन ऐसी चीजों में इनिशिएटिव लोकल कमांडर का नहीं लिया जाता। ऐसे ऑपरेशन दिल्ली से कंट्रोल नहीं होते, वो डेलीगेट किए जाते हैं, जैसे कह रहे थे प्रवक्ता बीजेपी के, लोकल कमांडर को। लोकल कमांडर नॉर्मली, देखिए हम लोग नहीं चाहते, 26/11 में पूरा मीडिया जो था वो अंदर पहुंच गया था और मिनट बाय मिनट ऑपरेशन दे रहा था। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी उनको जो लोकल पीआरओ है उसको कम से कम दिन में एक ऑफिशियल बयान देना चाहिए, लोकल पीआरओ को। यहाँ दिल्ली से नहीं, यहाँ सब चीजें दिल्ली में अगर कंट्रोल करेंगे तो आप वहाँ जो वहाँ लड़ रहे हैं आप उनके साथ दखल अंदाजी करेंगे। प्लीज उनको लड़ने दीजिए, उनको आता है लड़ना, तनख्वाह मिलती है लड़ने की। लेट देम डू देयर फाइट, देयर बैटल, लेट दोस बॉयज फाइट। जो कमांडर ऑन स्पॉट है उसको डिसीजन लेने दे, दिल्ली से मत फैसले लेने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो वहाँ उनको, वो बहुत सक्षम है इनको संभालने में। अगर थोड़े 5-7 घंटे एक्स्ट्रा लग गए और हमारी 3-4 जानें बच गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट द बॉयज डू देयर जॉब। उनको आता है लड़ना मारना, वो वहां ग्राउंड पे है, किसी एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के आप प्लीज एडवाइस मत दीजिए। जितना बड़ा वो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। सर ये भी हम आपसे समझेंगे इस एयरबेस की स्थिति और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन मीम अफजल साहब आपसे मेरा सवाल इस वक्त ये कि ऑपरेशन को लेकर अब तक जो स्थिति बनी है, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर असमंजस की स्थिति हुई या बयान देने में जल्दबाजी हुई? बिल्कुल जल्दबाजी हुई है। मैं आपको एक बात खास तरफ से इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जीडी बख्शी साहब तो बहुत तजर्बेकार आदमी हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने जो बातें कही हैं वो तजर्बे की बुनियाद पर कही हैं। अभी उन्होंने एक बात कही कि सरकंडे में आग लगा देते अगर वो होते। खैर मैं नहीं जानता हूँ वहाँ पर क्या स्थिति है, हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमको मीडिया के माध्यम से या दिल्ली में सरकार के माध्यम से जो आ रहा है, उसमें कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये आतंकवादी अंदर आए थे, यानी घुसे हैं, तो ये कोई एक इनोवा लेकर के आए थे और बाद में वो इनोवा ख़राब हुई, इन्होंने ड्राइवर को मर्डर किया और उसके बाद इन्होंने एक एसपी जो सिविल ड्रेस में थे और उनकी एसयूवी थी वो उनसे छीनी। किसी तरह वो एसपी बच गए जो गुरदासपुर के एसपी थे, सलविंदर सिंह। सलविंदर सिंह साहब ने बताया है कि उन्होंने इमीडिएटली तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो रिलेटेड इससे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती थी उनको इत्तला दी। तजर्बेकार अफसर थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। उसके बावजूद ये मामला कितनी देर के बाद ये लोग कहाँ पहुँच गए, चूँकि जिस जगह उनकी गाड़ी छीनी है वो जगह बहुत दूर है उस जगह से, एयरबेस से। तो ये लोग जब उन्होंने फ़ौरन इत्तला कर दी तो उसमें कितनी देर के बाद कार्रवाई हुई कि ये लोग अंदर घुस गए और उनको ऐसा मौका क्यों मिला। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये फेलियर है और इस फेलियर के नतीजे में ये लोग एयरबेस में घुस सके। ये सही है कि टेक्निकल एरिया तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन एयरबेस में घुसे और इन्होंने हमारे जवानों को भी शहीद किया। सवाल ये तमाम उठते हैं कि क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका जब उनकी जरूरत थी, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस्लामाबाद से तारिक पीरजादा साहब भी जुड़ गए हैं। पीरजादा साहब स्वागत आपका आज तक पर। सर मेरा आपसे इस टाइम सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये कि सीधे सीधे आईएसआई और जैश की साजिश है ये भारत पर जो हमला हुआ है, ये रिपोर्ट्स में जाहिर है।
तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब बातचीत का एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा था और सीधे अगर इस तरह का किसी तरह का हमला होता है तो उसका असर उस बातचीत पर पड़ेगा, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसी चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किया जाए या उन एलिमेंट्स पर लगाम लगाया जाए जो बातचीत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो जैश और ISI की आपस के ताल्लुक की और उनकी साजिश की आपने बात की है और रिपोर्ट की बात की है, जरा मुझे ये बताइए किस रिपोर्ट का आप हवाला दे रही हैं? जिस गाड़ी में ये आतंकवादी सवार होकर आए थे उस गाड़ी में जैश के नाम के लिखे हुए कागज मिले हैं। अच्छा जी, ये रिपोर्ट आप कहां से? सर मैं आपको सबूत की बात बता रही हूँ। अभी ये शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस की मैं आपको बात बता रही हूँ कि जिस गाड़ी में ये सवार होकर आए थे उस गाड़ी में जैश-ए मोहम्मद के अंकित चिन्ह वाले कागज मिले हैं। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आपको मिली है कि ये कागज आपको मिले? इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं सर ये सारे। अच्छा ठीक है, लीजिए मैं आपको जरा कल से आज तक की जो सूरत हाल है, अब 30 घंटे हो गए हैं मेरा ख्याल, इससे भी ज्यादा 37 घंटे इस ऑपरेशन को, और फायरिंग अभी हो रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आपने देखा कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, वज़ीर आज़म मोदी, राजनाथ, सुषमा स्वराज, इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन तमाम 4 बड़े लोगों ने अभी तक एक तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान से आए हुए किसी आदमी का नाम नहीं लिया। एक बात याद रखिए। दूसरी बात यह है, आप इस हमले की नौयत को समझें। मैं आपको एक मुशाबहत दिखाता हूं और आपको समझ आ जाएगी उस बात की। आपको अगर याद हो, चंद साल पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी में जब जनरल हेडक्वार्टर के दरवाजे पर हमला हुआ था, वो भी तकरीबन 30 घंटे तक जारी रहा था। और ऐसे सूरत हाल ये वो होती है कि जिसमें जब तक आपके अंदर के लोग शामिल ना हो, ये हमले इस तरह के कामयाब नहीं हो सकते। चुनाचे वो लोग जो अभी तक, मैं आपकी बात सुन रहा था जो बीम अफजल से और उनसे कर रहे थे, मैं इंतहाई संजीदगी से बात कर रहा हूँ, इल्जाम के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप उस तरफ देखिए, अंदर के मामलात की तरफ देखिए, कोशिश कीजिए कि समझिए कि कहीं अंदर से तो नहीं मामला, क्योंकि अगर हमारी तरफ से कोई आया है, जो हमला करने आए हैं वो बाहर से आए हैं, वो बॉर्डर पार करके आए हैं जो हमला करने आए हैं। नहीं, वो तो आपकी राय है जाती। अभी तक आपकी हुकूमत ने ये इल्जाम नहीं लगाया है। एक जो वजीर है, क्या बात कर रहे हैं सर आप? हमारे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बयान दिया है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। जी, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में पाकिस्तान के लिए ही कहा जाता है। तारिफ साहब को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे तारिफ साहब को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए नहीं कहते, पाकिस्तान के लिए कहते हैं। जरा मेरी बात सुनिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब मुझे भी पता है और आपको भी पता है। हम ये सालों से लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत बड़ी एहतियात से, अगर आप अपनी हुकूमत की बात समझें, बड़ी एहतियात से बात कर रही है। उन्हें अभी भी शक है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई नहीं किसी शख्स ने की। हो सकता है कि अंदर से हो, इसलिए वो खामोश हैं। वरना अब तक 30 घंटे के बाद, जैसे कि बम्बई हमलों के बाद, आपने तो बेधड़म करके एक इल्जाम लगा दिया था। सर, सबूत पर सबूत दिए जाने के बाद आप लोग तो आज तक भी मुंबई हमले को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, तो आप तो इस पर अभी शुरुआती बयान दे रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। पठानकोट एयरबेस में ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक आतंकी को और वहां मार गिराया जा चुका है। कुल 5 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं, लेकिन एक अभी भी बाकी है और इसीलिए ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। जीडी बख्शी सर, ब्रेक से पहले पीरजादा साहब से जब मैंने सवाल पूछा, वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक करवाया गया, और ये लगभग वही बयान है जो 26/11 हमलों के बाद से हम सुनते आ रहे हैं। और उस सूरत में, जबकि ये तक हमारे पास खबर है कि जो आतंकी जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, उन्होंने पाकिस्तान में फोन पर बात तक की है। देखिए, पीरजादा साहब से बात करना बेकार है। पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पे झूठ और फरेब में रहता है। अब प्लीज मैं साहब, आपकी बात हमने सुन ली, अब आप जरा हमारी सुन लीजिए। ऐसा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 साल ओसामा बिन लादेन को पाला था अबाटाबाद में, 800 मीटर जो है इनकी मिलिट्री एकेडमी काकुल के पास, और 31 अरब डॉलर खाए इन्होंने अमेरिकनों के, इस नाम पे कि साहब हम जो हैं आपके लिए वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं, और ओसामा बिन लादेन को ये पाला। आपको कौन विश्वास करेगा
नहीं, आपकी बात पे तमाम दुनिया एतबार कर रही है, दुनिया जानती है। पाकिस्तान को बुरा कहना आपका पेशा है। आप सबसे बड़ी नर्सरी, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, पाकिस्तान को बुरा कहना आपका पेशा है। मैं भी आपको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। आप लोग फरेब और झूठ, यू लाई थ्रू योर टीथ, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डोसियर दे दे के हम लोग थक गए हैं। हमने जो आपने डोसियर देखे हैं, जो आपको गए हैं 26/11 के, हमने जो 3 डोसियर आपको खबर पे खबर दी जा रही है। जरा सोचिए, इसी वजह से आपके 3 डोसियर सब देख लिए हमने। आप जो है फरेब और झूठ बोलते हैं, एवरी टेरर अटैक। इसीलिए पीरजादा साहब जनाब, जरा 1 मिनट इस नाचीज की भी सुन लीजिए, फिर मैं आपकी नाचीज की इस तरह हम दोनों एक दूसरे की सुन पाएंगे। जी हाँ, देखिए ऐसा है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इज द नर्सरी ऑफ टेरर। एवरी टेरर अटैक एनीवेयर इन द वर्ल्ड and can be traced back to Pakistan, can be traced back to Pakistan। आपकी समझते हैं कि हिंदुस्तान वो तो आप अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहिए। आपसे बात करना बिल्कुल बेकार है साहब, बेकार है आपसे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, ये तो कोई साबित शुदा बात है ना। अरे साहब देखिए, पीरजादा साहब, आपने तो आज तक ये नहीं माना कि दाऊद आपके यहाँ है, जबकि लादेन एबटाबाद में मारा गया, दाऊद वहां पर है, ये आपने आज तक नहीं माना। और आप इस मसले पर, यहाँ तक कि जब दोनों देशों की दोस्ती की बात आगे बढ़ रही थी, सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स होने वाले थे, उससे पहले ये हमला हो गया। अब यहाँ से इस बातचीत पर आगे क्या रूट मैप निकलता है, क्या किस रोड मैप के तहत ये संबंध सुधर सकते हैं, उस पर बात करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं, उसके आगे कुछ बात नहीं हो रही है। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर और दे दें, पठानकोट एयरबेस से 6ठे आतंकी को वहां मार गिराया गया है। ऑपरेशन वहां लगातार जारी है। 5वें आतंकी की मौत की खबर अब से कुछ देर पहले आई थी और अभी अपडेट जो वहां से मिल रहा है, 6ठे आतंकवादी को भी मार गिराया गया है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, इस पर क्या अपडेट मिल रहा है वहां से, डिटेल्स? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं फायरिंग को बंद हुए। पहले मैंने आपको बताया था कि जो है फाइनल असॉल्ट था और इस फाइनल असॉल्ट में एक भी गन शॉट्स नहीं हुआ था, सीधे ग्रेनेड अटैक था, ग्रेनेड लॉन्च किए गए थे और 5वां आतंकी जो है तकरीबन 1 घंटे पहले मारा गया था और 6ठा आतंकी जो है फाइनल असॉल्ट था, इसमें मार गिराया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है और तकरीबन 35 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जो है कल सुबह 3 बजे से ये आतंकी हमला यहाँ पर शुरू हुआ था। 6 आतंकी मारे गए हैं और जो है तकरीबन 11 हमारे जवान शहीद हुए हैं और जो है 17 से 18 के करीब हमारे जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनको मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। कुल मिलाकर जो ये 35 घंटे थे बेहद तनावपूर्ण थे, पूरे इलाके के लोग दहशत में थे, हर कोई सहमा हुआ था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के जो हौसले थे वो 1 सेकंड भी पस्त नहीं हुए। वो लगातार जो है फायरिंग करते रहे। आतंकियों की गोली का जवाब गोले से दिया गया और अब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि 6 के 6 आतंकी फिलहाल मार गिराए गए हैं और जो फायरिंग थी, जो गन शॉट्स थे, जो ग्रेनेड लॉन्च किए गए थे, वो फिलहाल रुका हुआ है और अब इसके बाद जो है बहुत जल्द सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और बहुत अभी भी एहतियात और सावधानी बरतनी होगी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन का भी कुछ और देर। पठानकोट एयरबेस पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। 37 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मुंबई हमले के बाद लंबे समय तक चलने वाला ये दूसरा ऐसा ऑपरेशन है और अभी से थोड़ी देर पहले जब खबर आ रही थी एक और आतंकवादी जा चुका है। कुल 6 आतंकवादी कल से लेकर अब तक मार गिराए जा चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी सुरक्षा बलों के लिए वहां पर बड़ी चुनौती है। उस पूरे इलाके की जांच करना। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मैं सीधे रुख करना चाहूंगी बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब का। सर, ब्रेक से पहले तारिक पीरजादा साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से तो आतंकवादी आए ही नहीं और तमाम आरोप उन्होंने लगाए और इंटरनल फोर्सेस के अंदर ही ये सब साजिशें रची जा रही हैं, ये उनका कहना था। लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ इमोशनल आउटबर्स्ट जो देश के अंदर है अपने जवानों को खोने के बाद, हमला सहने के बाद, उसको देखते हुए आप कैसे पाकिस्तान के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? मीनाक्षी जी, सभी विषयों पर आज ही बात करना और वो भी सार्वजनिक रूप से बात करना मैं समझता हूँ सही नहीं होगा। हर विषय के लिए अपना समय होता है और पाकिस्तान ने कब कबूल किया था, वहां से कभी भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को
उनकी तरफ से भारत में अंजाम किया है। जब 26/11 में उनकी आतंकियों को हमने पकड़ा, उसके बाद भी पाकिस्तान ने डिनेल मोड में रहा। तो पाकिस्तान को हम कन्विंस करने की कोई कोशिश भी ना करें, इसमें इससे कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है। लेकिन पूरे विश्व को आज पता चल चुका है, भारत की ओर से अच्छे पहल के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की वहां से पाकिस्तान से भारत में लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अब तक उनके जो 18-19 महीनों में उनके कार्यकाल में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस ये रहा कि उन्होंने टेररिज्म को ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा विषय के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की उनके भाषण में हो या अमेरिका राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनके जो बातचीत हुए, शिखर वार्ता हुई, उनमें हो, हर विषय पर टेररिज्म को हमने सबसे ऊपर रखा है। हमारी जो पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है उसमें भी सबसे प्रमुख रूप से आतंकवाद है। जब तक पाकिस्तान वहां से आतंकवादी को नहीं रोकती है, जब तक अपनी हरकतों को वहां बंद नहीं करती है, तब तक इसका असर रहेगा। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान में भी पेशावर में मासूम बच्चों की अर्थी उठाई है। इसके बावजूद क्या नवाज शरीफ और उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने सर पर यह आरोप, ये दोष ले सकती है कि बातचीत सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि पाकिस्तान ने स्ट्रांग एक्शन नहीं लिए आतंकवादियों को रोकने के लिए जो उनकी सरजमीन पर पनप रहे हैं? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बिल्कुल सूरत हाल से वाकिफ नहीं है कि पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है। पाकिस्तान ने 80% दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर थी, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अभी चंद दिनों पहले बयान भी दिया और सब लोगों ने उसको तस्लीम भी किया, वो खत्म कर चुके हैं हम। हमारे यहाँ छोटे मोटे अब हमले हो रहे हैं, लेकिन बड़ी कोई कार्रवाई हमने कामयाब अब इतने अरसे में कोई नहीं होने दी है। सर, हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके पाकिस्तान में आने से पाकिस्तानियों का दिल दुखा है। जब वो वहां बैठकर ऐसे एक्शन ले रहे हैं और भारत के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद है, उसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, हाफिज सईद का हवाला देने का ये मतलब नहीं है कि जो बात मोदी साहब ने अब तक की है, ये मसलन 5 महीने से लाइन ऑफ कंट्रोल पे मोदी साहब बमबारी कर रहे थे, ठीक है ना। आप कहेंगे कि पाकिस्तान कर रहा था या दोनों कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, उसके जवाब में किसी ने तो ये कहना है कि मोदी साहब पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मोदी साहब को हजारों लाखों लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान का दुश्मन कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा कहते रहेंगे जब तक के हालात ठीक नहीं होंगे, कश्मीर का मसला ठीक नहीं होगा, सरक्रीक ठीक नहीं होगा, सियाचिन ठीक नहीं होगा। बात मेरी तरह समझिए, मुझे जरा 1 मिनट बात करने दीजिए। एक बड़ी छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद तमाम स्टेज आपका है। देखिए, मैंने अभी पठानकोट के मुतालिक बड़ी संजीदा आपको एक बात की। मैंने कहा कि हमारे GHQ पर जब हमला हुआ था और वो कार्रवाई 30-35 घंटे जारी रही थी, बिल्कुल इतने ही तकरीबन जितनी आपके पठानकोट में है, तो हुआ क्या था, हमने बाद में मालूम किया कि इसके इतने लंबे अरसे जारी रहने की वजह यह है कि अंदर के लोग भी मिले हुए थे। ये साबका लोग जो फौज के होते हैं एयरबेस के अंदर, आप देखिए ना, ये लोग एयरबेस के अंदर कैसे दाखिल हो गए जब तक के अंदर से कोई इनको इंफॉर्मेशन नहीं थी। चुनाचे आप इस बात को समझिए कि आपके अंदर का मसला है दहशतगर्दी। अब पाकिस्तान का अगर कोई आदमी होगा तो वो तो आपके पास एविडेंस आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों की लाशें तो आपके पास ही होंगी ना। जीडी बख्शी सर, आपको इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अब हम भी कुछ कह सकते हैं साहब। जी बख्शी साहब, इसमें मैं तो आपका बड़ा एहतराम करता हूं साहब। देखिए, नहीं आप ये मीनाक्षी जी आप कैसी बहस करवा रही हैं? ऐसा है, बाहर है बिल्कुल जी। 1 मिनट साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उन गुटों के खिलाफ बड़े भारी ऑपरेशन किए हैं, ज़रबे अर्ज किया है। हमारा रोना और तकलीफ केवल ये है कि जो इंडिया सेंट्रिक ग्रुप्स हैं, मसलन की लश्कर तैयबा, मसलन की जैश-ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके खिलाफ आपने रत्ती भर एक्शन नहीं लिया। हाफिज सईद जो कि सरगना है, जिसको के ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड है। आपकी बात मैंने सुन ली, मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। हाफ अ मिनट हम भी सुनना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हाफिज सईद है लश्कर तैयबा का सरगना,
उसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड तो अमेरिका ने लगा रखा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। आपके शहबाज शरीफ साहब की सरकार उसकी जो जमातुद दावा को लाखों रुपए, 60 लाख रुपए पिछले साल उन्होंने दिए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमला किया है। ज़कीउर रहमान, अच्छा, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं आपको। उसके हाथ खून से रंगे हैं, उसके हाथ खून से रंगे हैं हमारे लोगों के। और आपके दाऊद इब्राहिम बर्थडे मना रहे हैं आपके मुल्क में। शुक्र है दाऊद इब्राहिम का भी नाम याद आया। उनके खिलाफ आपने क्या किया है? मैं उसका जवाब दे दूं अगर आप मुझे दे दें तो जरा बताइए। हमारे जो इंडिया अगर आप जवाब, अब आपने तकरीर कर ली, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो बातें की हैं उनका एक ही जवाब है। भारत ने जितनी भी नाम निहाद शहादत डॉसिए दिए थे वो तमाम शहादतें हुकूमत पाकिस्तान लेकर बिलाखिर हाफिज सईद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाकी काफी दिनों तक उसका जायजा लेने के बाद उसका तजिया करने के बाद मेरी समझ में नहीं आई आपकी बहस। आप हमेशा एक पाकिस्तानी को बिठा करके बहस का पूरा बोर्ड, पूरा दायरा जो है आप चेंज कर देते हैं। अखबारों के तराशे हैं, वायर झूठी शहादतें हैं, कोई एविडेंस नहीं है। चुनाचे नहीं बोलना क्या है मीनाक्षी जी, मैं इस तरह की बहस में मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं इस तरह की बहस में बैठना नहीं चाहूंगा। आप हमेशा एक पाकिस्तानी को बिठा करके और सीधा मामला उनसे करते हैं। ये लोग मानने वाले हैं क्या? जी आप अपनी बात रखिए। ये लोग मानने वाले हैं क्या? बात नहीं, ये आप इनसे हमारी बहस करा रही हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट सर सभी मुद्दों को छूना जरूरी है और हमारे मुल्क के अंदर आतंकवाद चल रहा है और हम खड़े होकर के एक पाकिस्तानी से बहस कर रहे हैं। इनका ISI का एजेंट है। सुन लिया था। और दूसरी बात यह है, अक़वाम मुत्तहिदा ने जिन आधारों पर पाबंदी लगाई थी, एक सेकंड रुकिए तारिक पीरज़ादा साहब, एक सेकंड रुकिए। मीनाक्षी जी आप डिबेट कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको समय दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। जी कहिए। नहीं मैं बात क्या रखूं? सर हम सुन रहे हैं, आपने आपको पूरी डिबेट सुन रहे हैं, आप बात तो कहिए। 40 मिनट की बहस में आप 2 लोगों को डिबेट में शामिल कर रहे हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं। ऐसे थोड़ी बहस होती है सर। जो मुद्दे डिफेंस से जुड़े मुद्दे थे उस पर जीडी बख्शी साहब ही जवाब देंगे ना, मुझे उनसे जवाब लेना होगा। आप कहिए अपनी बात कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए आप कि आप तारिक पीरज़ादा के जरिए से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो हमेशा ISI की जबान बोलते हैं। ISI का क्या ताल्लुक है? करने का इसका मतलब है अजीत डोवाल भी ISI की जुबान बोल रहा है। प्रधानमंत्री अजीत डोवाल ने पाकिस्तानी अफवाज के नुमाइंदे जो कि रिटायर होके अब NSA बने हुए हैं पाकिस्तान के, नासिर जंजुआ, उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। अब आप ये कहेंगे अजीत डोवाल ISI के हाथ में खेल रहा है और पाकिस्तानी फौज के हाथ में खेल रहा है? कैसी बातें करते हैं? ISI की बात कर रहे हैं। अरे ISI का क्या ताल्लुक है? तारिक साहब हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि आप किसी भी हालत में ये मानोगे कि पाकिस्तानी थे जिन्होंने यहाँ पर हमला किया है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा हो जो भारत में किसी गड़बड़ में शामिल हो तो हम सबसे पहले कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से। अरे साहब आप कभी भी नहीं मानते हैं, आपने माना है लेकिन कभी भी नहीं मानेंगे आपको हर तरह के सबूत दिए गए, उसके बावजूद आप जो अपनी बहस करते हैं। आपका इलाज हमारे पास नहीं है। रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो लगभग बात यही हो रही है कि जब भारत और पाकिस्तान की बातचीत एक बहुत अच्छे माहौल में शुरू हो रही थी तो क्यों आप भारत की जनता का विश्वास बने उसके लिए कदम क्यों नहीं उठाता है? हमने उसी वक्त कहा था कि प्रधानमंत्री वहां गए, अभी रिएक्शन का इंतजार करिए। प्रधानमंत्री ने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। प्रधानमंत्री के जाने पर भी हमने कहा था क्या होशियार रहिए, कोई इल्जाम नहीं लगाया पाकिस्तान। मीनाक्षी जी तारीफें बिल्कुल बन रहे थे, बहुत जबरदस्त काम कर दिया प्रधानमंत्री के पास। रॉ से कोई इत्तलात आ रही है? क्या मीम अफजल जी ये यहाँ इस पर अब देखिए, मैं मीम अफजल जी के इस जो कंप्लेंट था कि हम पाकिस्तान तरफ से गेस्ट को बुलाकर पूरे डिस्कशन की डिस्कोर्स को बदलते हैं, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये आतंक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ नहीं हुआ ये कोई बहस का विषय नहीं है, ये हकीकत है। इसमें हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। और लेकिन मीम अफजल जी से मैं गुजारिश करूंगा, और हम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, तारिक पीरज़ादा से बहस कर रहे हैं। मैं पीरज़ादा कभी माना है उन्होंने आज तक? मैं आपके समझते हैं कि हम ही लोग आतंकवादी हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं इस विषय पर मीम अफजल जी।
ये जो आपके जज्बात है ना, ये मिसाल है कि हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में ये बात कह रहा है कि आपकी तरफ से कोई विश्वास की बात हो, ऐसी कोई बात कभी सामने नहीं आती। हमने अपने देश के जवानों को खोया है, हमला सहा है, और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ ही बात कह रहा है। मानने वाले हैं क्या साहब? ये मानने वाले हैं क्या? आप किस खुशफहमी में मुब्तला है? देखिए, आप इस देश का गुस्सा देखिए, से बार-बार सवाल कर रही हैं, वो जवाब देने वाले हैं क्या? हमारी सत्ता वो ये मानने वाले हैं कि आतंकवादी पार्टी कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां जानती है कि आपसे बात करना बेकार है। आप ना तो कभी ये बात स्वीकार करते हैं, और दूसरी बात ये कि आपके देश की तरफ से कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता कि दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छे माहौल में विश्वास पैदा हो। आपका बहुत बड़ा चैनल है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस तरह से पाकिस्तानी एक्सपर्ट को बुलाकर के पूरी डिबेट को खराब करने की कोशिश ना करें आप। अभी नवाज शरीफ तूफा में आपके वज़ीर-ए-आज़म से मिले, आगे अपनी बात रखिए, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात रखिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म बात रखिए। आप मैडम प्लीज इनको अलग करिए। मीनाक्षी जी बात करिए, सब आपको सुन रहे हैं, पूरी बात अलग करिए। कहना है तारिक पीरज़ादा कि इस वक्त जो कुछ भी आया, मैंने आपको उसके बारे में जो कहना था कह दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन बंद हो, ये जितने भी आतंकवादी हैं उनको पकड़ा गया, सबूत हमारे पास हैं, सुबह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन लोगों ने बाकायदा कहा है कि हम जो अफजल गुरु है और जो दूसरा टेररिस्ट था जिसको फांसी चढ़ाया गया, उसका बदला लेने के लिए यहां आए हैं। इससे ज्यादा और क्या सबूत होंगे? वो तो कश्मीरी वहां के जो जिनको उन्होंने, जिनकी गाड़ी छीनी, उन्होंने कहा है ये इनको बैठ के ये पाकिस्तानी को बिठा करके आपने 4 लोगों को यहाँ पर बिठाकर आपने हमको इनका रैंसम बना दिया है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अब मैं सीधे रुख करना चाहूंगी बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव साहब का। सब ब्रेक से पहले भी जो लगातार सवाल उठ रहे थे उसमें सबसे अहम बात यही थी कि सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने चुनौती ये है जिसमें सीधे सीधे अगर वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे ताकि ये बातचीत डीरेल ना हो, लेकिन क्या यहाँ पर यह भी जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान के सामने इस मसले को इस तरह से उठाया जाए कि इनपुट्स शेयर हो, और जिस तरह का ये अटैक हुआ है जिसे रोका जा सकता था वो नहीं हो पाया? मीनाक्षी जी, पूरे विश्व को इस प्रकार की आतंकवादी हरकतों के बारे में जानकारी मिल रहा है। हमने इसको विश्व के प्लेटफॉर्म पर उठाया है। केवल पाकिस्तान के साथ जो बातचीत होंगे उसमें भी टेररिज्म, टेरर सबसे अहम मुद्दा होगा। वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता आतंकवाद को लेकर बातचीत करना। एट द सेम टाइम हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको एक बड़ा विषय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार पेरिस में अटैक्स हुए हैं कुछ ही दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले, जिस प्रकार विश्व के अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं और हो, तो ये एक्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाली मुद्दा है। यूनाइटेड नेशंस में भी आतंकवाद को लेकर एक आम सहमति हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री कोशिश किए हैं। G20 प्लेटफॉर्म में हो या बायलैटरल डिस्कशंस विद अमेरिकन प्रेसिडेंट और अदर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देकर पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो रहा है। इसमें ये वहां से कौन इसमें शामिल है, किन किन की सहायता इसमें शामिल है, ये सब डिटेल्स पहले भी मालूम हुए हैं, अब भी पता चलेंगे। बट लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह इस प्रकार आइसोलेट करना, उन पर दबाव बनाना, मैं समझता हूं रणनीति का एक हिस्सा है। इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सरकार इस दिशा में पहले दिन से काम कर रही है। मीम अफजल जी, जब बीजेपी विपक्ष में थी उस वक्त आपके ऊपर लगातार ये प्रेशर ये बनाया गया था कि बातचीत ना हो, बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन शायद अब यहाँ पर सत्ता पक्ष को भी ये बात समझ में आ रही है कि बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी आपके सामने नहीं है। लेकिन इन हमलों के बाद कैसे इस बातचीत की राह आगे बढ़ेगी? जनवरी में ही सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स प्लान्ड हैं, ऐसे में इस स्थिति के बाद कैसे ये राह आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। माहौल, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने शायद ये समझा था कि माहौल बन गया है, तभी वो लाहौर चले गए। सवाल यही है कि पाकिस्तान लाहौर जाने और पर हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर बातचीत चाहते भी है, लेकिन ये थर्ड फोर्स, इस थर्ड फोर्स का क्या होगा? नहीं, थर्ड फोर्स, देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्या इसमें फौज को कॉन्फिडेंस में लिया है नवाज शरीफ साहब ने, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं, लिया है या नहीं लिया है? आज ये देखने का विषय है।
देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बख्शी साहब बैठे हैं, बहुत तजर्बेकार आदमी हैं। इन्होंने भी उस वक्त इनडायरेक्टली एक बात कही थी, मुझे याद है अभी तक। उन्होंने कहा था पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है और हमें इससे होशियार रहना चाहिए, और हमने भी ये बात कही थी। और हम अपने माजी के तजर्बों से ये देख करके बहुत एहतियात के साथ कदम उठाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोज़ हमको कटहरे में खड़ा करती थी। हम आज इन्हें कटहरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी 35, 36, 37 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है, और ये बात हमारी फोर्सेस जानती हैं कि पाकिस्तान का इसमें पूरा पूरा हाथ है। प्रधानमंत्री अगर सालगिरह पे खुद डायरेक्ट वहाँ लाहौर पहुँच सकते हैं, नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर वहाँ पहुँच सकते हैं, तो हमारे 7 जवानों के शहीद होने के बाद टेलीफोन पे नवाज शरीफ से बात क्यों नहीं कर सकते? अभी तक क्यों नहीं की उन्होंने बात? आप बातचीत, मैं तो कहता हूं इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को बात करना चाहिए कि हो क्या रहा है जी। ये हमारा हमने जो जेस्चर दिया उसका जवाब दिया जा रहा है हमको। ऐसा क्या आपका पॉलिटिकल सिस्टम इतना नपुंसक हो गया है कि आपके यहाँ कोई चीज कंट्रोल में नहीं है, और आप कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या बगैर ISI की मदद के यहाँ काम करते हैं? ये जानते हैं हमारे जो मेजर जनरल बख्शी साहब हैं, जानते हैं किस तरह से काम होता है। अहम बात ये कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। और अगर हमारे जिन जवानों को बॉर्डर पर नहीं मारा गया, हमारे जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, जब बाहर से हमलावर आए हैं और देश की धरती पर हमला हुआ है, कैसे यहाँ से बातचीत आगे बढ़ेगी और विश्वास का माहौल पैदा होगा? माफ कीजिए, क्या मैं आ सकता हूँ? जी बख्शी सर। क्या हो गया? हेलो जी। देखिए, मैं सिर्फ एक बुनियादी बात आज रेज करना चाहता हूँ, जो जब UPA थी तब भी मैं कहता था, इस देश में एक आम भारतीय नागरिक, एक आम भारतीय फौजी की जान की क्या कीमत है? जब हम अपनी जो है सियासत की बातें करते हैं, पीस टॉक्स की बातें करते हैं, क्या मूल्य लगाते हैं आप उस एक जान की कीमत का? 11 घरों में चिराग बुझ गए हैं आज, 11 घरों में। हमारे किस मुंह से हमें बोला जा रहा है कि आप बातचीत करेंगे? ये पीरजादा साहब जैसे लोगों के साथ झूठे और फरेबी लोग हैं ये। 11 हमारे घरों में आज मातम मन रहा है, आप बातचीत कर रहे की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और क्या कह सकता है एक फौजी आपको? बिल्कुल, आपको शर्म आनी चाहिए। You should bloody well be ashamed। और ये गुस्सा जो बख्शी साहब के चेहरे पर, उनकी आंखों में इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ उनका गुस्सा नहीं, ये पूरे भारत देश का इस वक्त गुस्सा है, क्योंकि हमारे देश ने अपने 11 जवानों को इस हमले पर खोया है। और ये हमला कोई बॉर्डर पर नहीं हुआ, ये हमला देश की धरती के अंदर हुआ है, जहां एयरबेस के अंदर आतंकवादी घुसे हैं। लेकिन उसके बावजूद पीरजादा साहब जिस तरह की बातें कह रहे थे, मानने तक को तैयार नहीं है कि वहां से ये हमला प्लान हुआ, साजिश बनी और भारत की धरती पर इसे अंजाम दिया गया। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें आज तक पर आगे भी जारी हैं।